देखिए दोस्तों, किसी भी नए मॉलिक्यूल को डेवलप करना और उसको डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करना किसी भी फार्मा कंपनी के लिए ना ये काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी एक नए मॉलिक्यूल को रिसर्च करके डेवलप करने में ना एक कंपनी का बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा एफर्ट एंड बहुत सारा टाइम उनका इन्वेस्ट होता है। और इतना सारा पैसा, टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करने के बाद भी फार्मा कंपनी को ये श्योरिटी नहीं होती कि जो मॉलिक्यूल वो डेवलप कर रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में लॉन्च हो भी पाएगा या नहीं। क्योंकि किसी भी नए मॉलिक्यूल को रिसर्च एंड डेवलप करने से लेके उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए उससे पहले उस मॉलिक्यूल को बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और बहुत सारे टेस्ट को पास करना होता है। और यदि वो मॉलिक्यूल उन सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को पास करता है, उन क्लिनिकल ट्रायल्स के जो पैरामीटर है उन पे खरा उतरता है, तभी एफडीए उस मॉलिक्यूल को मार्केट में लॉन्च करने की फार्मा कंपनी को इजाजत देती है। और आप लोगों को ना ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जो भी फार्मा कंपनी नए मॉलिक्यूल्स पर रिसर्च करती है, नए मॉलिक्यूल्स को डेवलप करती है, उसमें से 90% मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो मार्केट में लॉन्च नहीं हो पाते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स में पास नहीं हो पाते। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 5000 न्यू मॉलिक्यूल में से केवल एक ही मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो मार्केट में लॉन्च हो पाता है। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स को, टेस्टिंग को पास नहीं कर पाते, अप्रूव नहीं हो पाते, और इसी वजह से फार्मा कंपनी उनको मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाती है। तो आप खुद ही देखिए कि सक्सेस रेट जो है किसी मॉलिक्यूल को रिसर्च डेवलपमेंट से लेकर लॉन्च करने का वो कितना कम है। इसलिए दोस्तों, इन बिजनेस टर्म्स और नए मॉलिक्यूल डेवलपमेंट के प्रोसेस को लेकर ना फार्मा इंडस्ट्री को ना बहुत ज्यादा अनट्रस्टेबल माना जाता है, क्योंकि नए ड्रग मॉलिक्यूल के अप्रूवल के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और जितनी भी जो नई ड्रग फार्मा कंपनी डेवलप करती है ना, उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस ड्रग को मल्टीपल ट्रायल से होकर गुजरना होता है। और यदि वो मॉलिक्यूल सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को पास कर लेता है, तभी जो फार्मा कंपनी है उस मॉलिक्यूल या उस ड्रग को मार्केट में कमर्शियल पर्पस के लिए, पेशेंट के लिए लॉन्च कर पाती है। तो अब तक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक नए मॉलिक्यूल को डेवलप करना, उसको मार्केट में लॉन्च करना कितना मुश्किल टास्क है। और आज दोस्तों मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि यदि कोई फार्मा कंपनी नए मॉलिक्यूल को डेवलप करती है, रिसर्च करती है, उसको मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, तो उस मॉलिक्यूल को किस किस तरीके के क्लिनिकल ट्रायल्स, किस किस तरीके के एनालिसिस से गुजरना होता है, ताकि हम लोगों को भी जो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रोसेस है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके, कुछ जानकारी हम लोगों के पास हो सके। और ये सब नॉलेज ना हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ड्रग डेवलपमेंट या रिसर्च में काम कर रहे हैं या फार्मा मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ना आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से ड्रग डेवलप होती है, क्या क्या प्रोसेस से गुजरती है। क्योंकि अगर ये सब नॉलेज हम लोगों के पास होती है ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर के चैम्बर में डॉक्टर से बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, उससे बेटर तरीके से कन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों बने रहना इस छोटे से लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के आखिर तक। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो ऑन फार्मा इंडस्ट्री आप लोगों को रेगुलर मिलते रहे। तो देखिए दोस्तों, किसी भी नए मॉलिक्यूल या नया ड्रग को डेवलप करने के बाद ना उसको मार्केट में लॉन्च होने से पहले दो तरह के क्लिनिकल ट्रायल से होकर गुजरना होता है। पहला होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड सेकंड होता है क्लिनिकल ट्रायल्स। देखिए दोस्तों, यदि कोई भी ड्रग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाती है, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उन पे वो पूरी उतरती है, देन उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है। और क्लिनिकल ट्रायल्स के बिना 4 फेजेस होते हैं। यदि कोई भी न्यू ड्रग या न्यू मॉलिक्यूल इन प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स के सभी फेजेस को सक्सेसफुली पूरा कर लेता है, तो जो हमारा एफडीए होता है, एफडीए उस प्रोडक्ट को, उस मॉलिक्यूल को मार्केट में लॉन्च करने के लिए फार्मा कंपनी को परमिशन देता है, अप्रूवल देता है। तो आइए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की, कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं और इसमें किस तरीके से मॉलिक्यूल को या जो न्यू डेवलप ड्रग है उसको स्टडी किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, इसमें जो न्यू डेवलप मॉलिक्यूल है, जो न्यू ड्रग्स हमारा है, इसको हम लोग ना एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। यानी वो जो न्यू मॉलिक्यूल है, न्यू ड्रग है, उसको एनिमल्स की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, एनिमल्स को उनको खिलाया जाता है, और उसके बाद उस ड्रग का ना रिस्पॉन्स देखा जाता है एनिमल बॉडी पे, कि वो ड्रग जो है वो किस तरीके से उन एनिमल्स के अंदर बिहेव कर रही है, कितनी इफेक्टिव वो साबित हुई है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो ड्रग एनिमल्स बॉडी के अंदर किस तरीके से जाके काम कर रही है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सब डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, ये सब डेटा को एनालिसिस किया जाता है। और देखिए दोस्तों, कोई भी न्यू मॉलिक्यूल ड्रग हो या इसके अलावा कोई भी नई मेडिकल डिवाइस हो, उसको ना इसी तरीके से सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में टेस्ट किया जाता है। और इन ट्रायल्स में यदि उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, उसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, देन उसको एफडीए के पास भेजा जाता है, और एफडीए उन ट्रायल्स की रिपोर्ट को एनालिसिस करके आगे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मॉलिक्यूल को या उस फार्मा कंपनी को अप्रूवल देता है।
प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स में अगर मैं मेजर डिफरेंस की बात करूं तो सिर्फ यही है कि जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर रन किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स और उसके 4 फेजेस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई ड्रग या मॉलिक्यूल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाता है एनिमल्स के ऊपर, वो अच्छा काम करता है, तो एफडीए उसको आगे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए फार्मा कंपनी को अप्रूवल देती है और फार्मा कंपनी अपने उस मॉलिक्यूल को लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स की तैयारी शुरू कर देती है। और क्लिनिकल ट्रायल्स में अब इस नए मॉलिक्यूल या ड्रग को टेस्ट किया जाता है ह्यूमंस के ऊपर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो भी ह्यूमन यानी आदमी अपने आप को अपनी इच्छा से इन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इनरोल करते हैं, इन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अपने आप को अवेल कराते हैं, तो फार्मा कंपनी उन लोगों के ऊपर ये जो दवाई होती है उसको इंजेक्ट करती है, उनको खिलाती है और उसके बाद उन जो ह्यूमंस हैं, जो आदमी है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि जो भी हमने नया मॉलिक्यूल या ये नई ड्रग इन्वेंट की है ये अब ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके से काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है और क्या ये ड्रग वाकई में सेफ है ह्यूमन यूज के लिए। और जैसा कि मैंने बताया ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना ये 4 फेजेस में होते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि इन 4 फेजेस में एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इनका प्रोसेस है और किस तरीके से ये 4 फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल्स रन किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल के फर्स्ट फेजेस की, तो फर्स्ट फेजेस में क्या होता है कि ये जो नई ड्रग है, जो नया मॉलिक्यूल है, उसमें जो लोग वॉलंटरीली अपने आप को इनरोल करते हैं टेस्टिंग के लिए, उन लोगों को ये दवाई दी जाती है, उन लोगों के अंदर ये मॉलिक्यूल इंजेक्ट किया जाता है और फिर फार्मा कंपनीज पूरी ना एक स्टडी, पूरी एक रिपोर्ट तैयार करती है इन मॉलिक्यूल को लेके कि उस मॉलिक्यूल ने उन ह्यूमन के अंदर किस तरीके से काम किया, क्या उसकी एफिकेसी रही, इसके अलावा उस मॉलिक्यूल के क्या साइड इफेक्ट्स रहे, मतलब उस मॉलिक्यूल से उस ह्यूमन को क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए, और उस मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट डोज क्या है, क्योंकि शुरुआत में ना ये बहुत कम डोजेस में ह्यूमंस को दिया जाता है, देन उसके बाद धीरे धीरे अकॉर्डिंगली डोज को बढ़ा के दिया जाता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट फेजेस होता है उसमें जो उस मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट क्या डोज है उसका भी एनालिसिस जो ये रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो करते हैं। तो ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद जो फार्मा कंपनी है उस डेटा को एफडीए के सामने प्रेजेंट करती है और आफ्टर एनालिसिस एंड इवैल्यूएटिंग दोज डेटा एफडीए डिसाइड करता है कि आगे इसको सेकंड फेज के लिए मॉलिक्यूल को अप्रूवल देना है या नहीं। और यदि ट्रायल्स के रिजल्ट थोड़ा सेटिस्फैक्टरी होते हैं तो एफडीए उनको सेकंड फेज ऑफ ट्रायल की अप्रूवल देती है और नहीं तो एफडीए जो होता है उसे को फर्स्ट ट्रायल फेजेस में ही मॉलिक्यूल को रिजेक्ट कर देती है। इस तरह का जो फर्स्ट फेज ऑफ ट्रायल होता है ना, इसमें मेजरली 100 to 300 लोगों को लिया जाता है जिनके ऊपर ये फर्स्ट ट्रायल रन किया जाता है, फर्स्ट ट्रायल की टेस्टिंग होती है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट फेज के क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूवल के बाद फार्मा कंपनीज को परमिशन मिलती है सेकंड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल करने की। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल ऑफ सेकंड फेजेस होते हैं ना, ये फर्स्ट फेज से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में 100 to 300 लोगों के ऊपर ड्रग ट्राई की जाती है और वो जो 100 to 300 लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल फिजिकली मेंटली फिट होते हैं। अगर हम बात करें सेकंड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, तो सेकंड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में इस दवाई को उन लोगों को दिया जाता है जो उस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस बीमारी के लिए इस ड्रग को इन्वेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि कोई न्यू एंटी डायबिटिक मॉलिक्यूल फार्मा कंपनी रिसर्च कर रही है, डेवलप कर रही है, तो अब की बार इन जो सेकंड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में फार्मा कंपनी उन लोगों को इनरोल करेगी, उन लोगों के ऊपर ट्रायल्स करेगी जो ऑलरेडी डायबिटीज से परेशान है, डायबिटीज से जूझ रहे। तो इन सेकंड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में उस मॉलिक्यूल को उन बीमार व्यक्तियों के ऊपर ट्राई किया जाता है, उन बीमार व्यक्ति को इंजेक्ट किया जाता है या दिया जाता है और उसके बाद फार्मा कंपनी उस तरीके से डेटा को रिसर्च करती है कि जो मॉलिक्यूल हमने इन बीमार व्यक्तियों को दिया, उस मॉलिक्यूल की कितनी एफिकेसी थी उस बीमारी को ठीक करने में, कम करने में, और क्या उस मॉलिक्यूल को लेने से उन बीमार व्यक्तियों को साइड इफेक्ट या कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हुआ है। तो ये सारा रिजल्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स तैयार करके अगेन फार्मा कंपनी एफडीए को भेजती है। एफडीए अगेन उनको एनालिसिस करता है, उनको पढ़ता है और यदि एफडीए उन रिजल्ट से, उन एनालिसिस से सेटिस्फाई होता है तो देन वो फार्मा कंपनी को थर्ड फेज ऑफ ट्रायल के लिए अप्रूवल देता है। और देखिए दोस्तों, ये जो थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, यही बेसिकली एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी फार्मा कंपनी के लिए, किसी भी नए मॉलिक्यूल के लिए, कि यदि वो इन थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स को पास कर लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल फार्मा कंपनी मार्केट में कमर्शियल पर्पज से पेशेंट के लिए लॉन्च कर सकती है। और ये जो थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, इसमें जो पेशेंट का जो सैंपल साइज होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड फेज से काफी बड़ा होता है। और ये थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं कि सबसे पहले तो इसमें जो टेस्टिंग है ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे की जाती है। इसके अलावा डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को, डिफरेंट जेंडर के लोगों को इस टेस्टिंग में, इस एनालिसिस में इवॉल्व किया जाता है। और इस थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स का पर्पस यही होता है कि ये देखने के लिए कि बच्चों में उस मॉलिक्यूल की क्या डोज दी जाएगी, जो एडल्ट्स हैं उसमें क्या डोज दी जाएगी, या जो बुजुर्ग हैं उनको क्या डोज दी जाएगी।
इसके अलावा मेल या फीमेल की डोज में कोई फर्क तो नहीं है, या मेल और फीमेल बॉडी पे कोई ड्रग का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, अलग अलग जेंडर के होते हैं, तो उसमें उन मॉलिक्यूल की एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट्स को अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में उस ड्रग को बाकी जो अदर ड्रग अवेलेबल है उस थेरेप्यूटिक सेगमेंट में उस बीमारी को ठीक करने के लिए उनके साथ कंबाइंड करके एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी दिया जाता है। ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो मॉलिक्यूल फार्मा कंपनी डेवलप कर रही है, जो फार्मा कंपनी इन्वेंट कर रही है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कंपैटिबल है, या यदि कोई पेशेंट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग दवाई है वो खा रहा है और यदि वो नया मॉलिक्यूल खाएगा तो उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। ये नया मॉलिक्यूल जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है उसके साथ इसकी कोई केमिकल रिएक्शन या कोई केमिकल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होंगे। इसके अलावा थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में ना ड्रग को कंपेयर भी किया जाता है, और कंपेयर करने के लिए क्या किया जाता है कि ना बेसिकली दो ग्रुप बनाए जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग दवाई अवेलेबल है उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए वो दी जाती है, एंड सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल को जो ये नया मॉलिक्यूल है, जो नई ड्रग इन्वेंट होने जा रही है, उसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि कोई फार्मा कंपनी सर दर्द को ठीक करने के लिए नए मॉलिक्यूल को इन्वेंट कर रही है तो दो ग्रुप बनाए जाएंगे। एक ग्रुप को ऑलरेडी मार्केट में जो मॉलिक्यूल अवेलेबल है जो सर दर्द को ऑलरेडी ठीक करते हैं वो दिया जाएगा, एंड सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल को जो ये नया मॉलिक्यूल है सर दर्द ठीक करने के लिए ये दिया जाएगा। और उसके बाद जो इन क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडीज होती हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स के आउटकम होते हैं, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है कि ऑलरेडी जो सर दर्द ठीक करने की दवा मार्केट में अवेलेबल थी उससे जो ये नई दवा फार्मा कंपनी डेवलप कर रही है, इन्वेंट कर रही है सर दर्द ठीक करने के लिए, वो किस तरीके से बेटर है, किस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो ये नया मॉलिक्यूल है इसके साइड इफेक्ट पहले वाली जो दवाई ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है उससे कम है या ज्यादा है। और ये जो कंपैरेटिव स्टडी होती है ना, यही मेजरली एक डिसाइडिव फैक्टर होता है एफडीए के लिए उस मॉलिक्यूल को अप्रूवल देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये जो नया मॉलिक्यूल जो फार्मा कंपनी इन्वेंट कर रही है वो ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग दवाई है, यदि वो उनसे बेटर परफॉर्म कर पाता है इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी, इन टर्म्स ऑफ साइड इफेक्ट उसके कम है एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल से, तो ही एफडीए इन सारे डेटा को एनालिसिस करके इन सारे रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ही फार्मा कंपनी को कमर्शियल पर्पस के लिए अप्रूवल देता है, यानी वो फार्मा कंपनी इन मॉलिक्यूल को मार्केट में लॉन्च कर सकती है। और इस तरीके से थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के बाद फार्मा कंपनी उस नए मॉलिक्यूल को मार्केट में लॉन्च कर देती है, और यही लॉन्चिंग से शुरू होता है उस मॉलिक्यूल का आखिरी और फोर्थ फेज का क्लिनिकल ट्रायल। और इस फोर्थ एंड लास्ट फेज को ना मॉनिटरिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ड्रग के अप्रूव होने के बाद और पब्लिक में यूज होने के बाद लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स पे उस ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है, किस तरीके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ये सब फार्मा कंपनी को ऑब्जर्व करना होता है, फार्मा कंपनी को मॉनिटर करना होता है। और ये मॉनिटरिंग इसलिए भी जरूरी होती है ताकि फार्मा कंपनी को भी आइडिया होता है कि जो नया मॉलिक्यूल है ये कितना इफेक्टिव है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या लोगों में निकल के आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी नए मॉलिक्यूल को, किसी भी नए ड्रग को इन्वेंट करना और इन्वेंट करने के साथ साथ उसको डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करना कितना मुश्किल है। और इसलिए दोस्तों आपने देखा भी होगा कि जो नए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नई ड्रग्स होती है ना, मार्केट में बहुत लंबे लंबे समय के बाद आती है, बहुत टाइम लगता है इनको डेवलप करके पास करा के मार्केट में लॉन्च करने में। और ये ना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है किसी भी ड्रग को डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करने। देखिए दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार ना बहुत सारी फार्मा कंपनी हर साल हजारों मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च करती हैं, डेवलप करने की कोशिश करती हैं, उनको क्लिनिकल ट्रायल्स तक लेके आती हैं, और इतने प्रोसेस में ना उनका बहुत सारा पैसा, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट होती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी लगभग 10,000 मॉलिक्यूल्स में से केवल 2 ही मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एफडीए अप्रूव करती है, यानी वो सब इस पूरे प्रोसेस को, ट्रायल्स को पास कर पाते हैं और मार्केट में लॉन्च हो पाते हैं। होप दोस्तों आपको इस वीडियो से ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस की बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो फार्मा इंडस्ट्री में रेगुलर पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।